सीख रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैथ्स 1 अप्रैल मई 2023, है ना, मतलब बैकलॉग का पेपर है, ठीक है, जिसमें कि हर एक सेक्शन में से ना 3-3 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हम लोग को क्या करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए। इसका क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें क्या था, हम लोग का मेन पर्पस क्या रहता है कि या तो किसी रो में 3 जीरो कंटिन्यूअसली आ जाए या किसी कॉलम में 3 कंटिन्यूअसली जीरो आ जाए। अगर वैसा नहीं आता है तो क्या करेंगे, 2 कंटिन्यूअसली जीरो लाएंगे, ठीक है। और 2 कंटिन्यूअसली जीरो कब आएगा, जब 111 आ जाए एक साथ रो में या कॉलम में। तो यहाँ 111 पहले से है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है, C1 C2 C3, और इधर बात करेंगे तो R1 R2 और R3, ऐसा होता है कॉलम और रो। LHS लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, अगर C1 C2 कर देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, और C2 C3 कर देंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कंटिन्यूअसली आ जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाते हैं हम लोग, ऑपरेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रिया ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया। क्या लगा लिए, C1 tan to C1 C2 एंड C2 tan to C2 C3, ठीक। ऑपरेशन लगाते हैं 1 - 1 0 a - b, यहाँ हो जाएगा a² - b², C2 C3 तो 0 b - c, b² - c²। C3 को एज इट इज लिखना है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a - b और a + b लिख सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन है ना, फॉर्मूला होता है ना, a² - b² = a - b और a + b। तो होगा क्या, यहाँ आ जाएगा 0 a - b और यहाँ आएगा a - b और a + b, ठीक है। सेम वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं ना, 0 b - c, यहाँ आ जाएगा b - c और b + c, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब जो है ये जो C1 है ना, C1 से हम लोग a - b को कॉमन ले सकते हैं, C2 से b - c को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे क्या, टेकिंग कॉमन a - b फ्रॉम C1 एंड b - c फ्रॉम C2, ठीक। C1 तथा C2 से क्रमशः a - b तथा b - c उभयनिष्ठ लेने पर, लिख लोगे हम जहाँ C1 तथा C2 से a - b तथा a + a b - c कॉमन, ये उभयनिष्ठ लेने पर हो गया। अब बाहर क्या आ जाएगा, a - b बाहर निकालिए इससे C1 से, और b - c बाहर निकालिए C2 से। तो C1 में क्या बचेगा, 0 1, यहाँ बचेगा a + b, यहाँ 0 1 और b + c, बाकी C3 वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 2 जीरो कंटिन्यूअसली आ भी चुका है, चाहे तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, R1 लिख लेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने, है ना, या एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, है ना, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, a - b b - c इंटू में 1, जिसको लेते हैं उसके रो कॉलम को छोड़ देना है, तो बचा क्या, ये चारों बचा ना, 1 1 a + b और b + c, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या मिल जाएगा, a - b c और b - c, और यहाँ आ जाएगा b + c और माइनस a - b,
बी से बी काट माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। यही हम लोग को प्रूव करना था। यस RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का भी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, यानी में समीकरण को क्रेमर नियम से हल कीजिए ना। या यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता था कि सॉल्व बाय डिटरमिनेंट्स, है ना, सारणी की सहायता से हल करो, ठीक है। तो इक्वेशन मिल गया है हम लोग को। सबसे पहले इस इक्वेशन को ना ax = b के फॉर्म में लिखना है। यस सर। ठीक, वेयर ये क्या रहेगा, मैट्रिक्स, कौन सा, जो वेरिएबल वाले हैं उनके कोएफिशिएंट को मिला करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल मींस पहले x वाला 3 2 1 विद साइन लेना है ना, चिन्ह के साथ, फिर y वाला 1 -3 2, देन 2 -1 1, ये हो गया a। x जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल, एक्स वाई जेड, ठीक, तो 3 वेरिएबल वाला है, तीनों वेरिएबल को लिख लिए। और b जो रहेगा वो कांस्टेंट टर्म, मतलब इधर जो राइट साइड में दिया है वो, क्लियर है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रेमर का ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग मेथड पे जा करके, है ना, इसका जो है कंपेयर कर लेना है इससे, a1x + b1y + c1 = d1, a2x + b2y + c2z रहता है, z = d2, और a3x + b3y + c3z = d3 ना। डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 सब मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जो सॉल्व करते हैं इसको ना, पहले क्या निकालते हैं, x का जो वैल्यू होता है dx/में d, y की जो वैल्यू होती है dy/में d, और z का जो वैल्यू होगा dz/में d, ठीक। अब यहाँ जो हम लोग dx d और ये सब जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, d मतलब डिटरमिनेंट है ना, तो d मतलब कौन सा, ये जो a दिया है ना उसी का क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट्स, मॉड ऑफ a, क्या हो जाएगा 3 2 1 1 -3 2 2 -1 1। अब इसको डिटरमिनेंट्स के जैसा एक्सपेंड कर देंगे, तो फर्स्ट 3 को लेंगे, तो इसके लिए क्या बचेगा, ये रो वाला, ठीक है ना, ये आएगा डायरेक्ट, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3 और -+2 -1, 1 के लिए इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे 2 और -+1, देन +2, इसके साथ क्या आ जाएगा 4 + 3, टोटल कितना आ गया, 8 टोटल, हां सर 8 ना, 8 ना, हां सर, यस, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। dx कैसे निकालेंगे, तो dx के लिए क्या करना है ना, जैसे यहाँ पर भी हम लोग जो d लिखे हैं ना, वो क्या लिखे हैं, d के केस में क्या है, ये है a1 a2 a3, ये है b1 b2 b3 और c1 c2 c3, और b जो है हम लोग का d1 d2 d3, ठीक। अब देखना कैसे चेंज करना है कि dx जब लिखना होगा ना, तो क्या करना है, जो x वाला कोएफिशिएंट था ना उसके जगह पे पूरा पूरा रिप्लेस कर देंगे, किसको, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है d1 d2 है ना, तो क्या मिल जाएगा 3 -3 4, बाकी दोनों को सेम रखना है, 2 -1 1, इसको अभी सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर dy जो है उसको जब लिखना होगा तो क्या आएगा, नहीं सर, ठीक है ना, देखो तो मार्जिन यहाँ तक ये दिख रहा है, नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस वहीं तक, वही तक दिख रहा है, हाँ। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, dy में क्या करना है, अब इस बार y वाला जो कोएफिशिएंट है ना इसके जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे, dy वाला, मतलब कांस्टेंट वाला, ठीक है। बुक में क्या करता है ना कि फॉर्मूले में यहाँ माइनस ले लेता है, बुक तुम लोग देखोगे तो बुक में क्या किया है, यहाँ पर माइनस ले लेगा
और जो उसको है ना वैसा चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही चेंज करेगा। क्लियर है? तो कोई भी एक मेथड आपको स्टोर करके रखना है कि हमको ऐसा करना है, ठीक। ये हमारा मेथड है कि हम उसको माइनस नहीं लेते हैं, फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं प्लस, और यहाँ पे बस रिप्लेस करते चले जाते है ना। आसान है सीधा सीधा कि x वाला है तो x वाले को रिप्लेस करो, y वाला है तो y को, z वाला है तो z, ठीक। तो x वाला तो एज लिखेंगे, क्या क्या था 3 2 1, और y के जगह पे भी कांस्टेंट आ जाएगा 3 -3 4, और z वाले को एज लिख लो -1 1। इसको सॉल्व किए क्या कितना है 8 आएगा सर, dx 8 आएगा ना, सॉल्व हो जाएगा ना सॉल्यूशन। dy को सॉल्व करो जल्दी से 16। यस सर। अब निकालना है क्या dz, ठीक है ना। तो dz के लिए क्या हो जाएगा, अब इस बार x और y वाला कोएफिशिएंट सेम रहेगा, z वाले कोएफिशिएंट की जगह पे क्या कर लेंगे कांस्टेंट 1, मतलब d1 d2 d3 को, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 2 1 1 -3 2, और यहाँ आ जाएगा 3 -3 4। हाँ सर। कितना आएगा जल्दी बताओ, चलो। अब यहाँ आ जाएगा -8। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, एक बार प्लॉट देख लेते हैं, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा dx कितना आया है 8 ना, 8 अपॉन में d कितना है 8, ये हो जाएगा 1, ठीक। y के लिए dy कितना आया है 16 अपॉन में 8, यानी कि हो जाएगा 2, और z इक्वल टू हो जाएगा -8 अपॉन में 8, यानी कि -1। तो हम लोग के पास क्या मिल गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, और z इक्वल टू -1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, प्रूव दैट a into a inverse equal to I और a inverse into a, ठीक है। सी लिख कीजिए अगर a हम लोग के पास दिया हुआ है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो I है ना उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये होता है 1 0 0 1 ना, इसके लिए 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर यही रहता क्या 3 वाला तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ना, 3 क्रॉस 3 के लिए। पेपर में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको हमको याद रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आई वाला दोनों मान, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a, ठीक है। मॉड ऑफ a, और क्या बोलते हैं एडजॉइंट a क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है a11 a12 a21 और a22, ठीक। ये एडजॉइंट के लिए। लेकिन नॉर्मल केस में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स में तो कैसा होता है स्मॉल a11 a12 a21 और a22, ये नॉर्मल केस है ना। नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में स्मॉल में होगा लेकिन वो रो वाइज होगा, और एडजॉइंट के केस में क्या होगा कॉलम वाइज होगा और कैपिटल में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है ना, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमको इसको भूल जाना है, अभी उसके लिए मान निकालना, मतलब जो कैपिटल A11 होगा ना वो किसके लिए निकलेगा स्मॉल a11, स्मॉल a1 ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर या एडजॉइंट। तो aij इक्वल टू होता है फॉर्मूला -1 टू द पावर i प्लस j और mij, इसको बोलेंगे कोफैक्टर या एडजॉइंट, सखंड भी बोलते हैं हिंदी में, सखंडस, और इसको बोलते हैं कोडिटरमिनेंट्स, कोडिटरमिनेंट्स या उपसारणिक, ठीक है। तो उपसारणिक का मतलब क्या होगा कि जिस एलिमेंट के लिए लेना है उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट उसके छोड़ने के बाद जो क्या बचेगा डिटरमिनेंट्स बचेगा, उसको क्या बोलेंगे कोडिटरमिनेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग को निकालना है a11, a11 यानी क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और m11, ठीक है। तो -1 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या
+1 हो जाएगा। और M11 किसके लिए, इसके लिए, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देना है, बचा क्या, cos अल्फा, तो वो हो जाएगा क्या, M11 मतलब उप सारणी क्या, कोऑर्डिनेट। ओके, क्या आ जाएगा, cos अल्फा, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा cos अल्फा। नेक्स्ट वन A12, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 और M12, अब इस बार -1 की पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा -1 और M12 मतलब इसके लिए, तो इस बार इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे, जो बचेगा sin अल्फा। क्लियर है ना सभी को, -sin अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं A21, A21 में क्या आएगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 और M21, इस बार फिर से माइनस में आएगा, -1 और M21 मतलब इसके लिए, तो -sin अल्फा, तो ये आ जाएगा हम लोग का +sin अल्फा। और नेक्स्ट निकालना है A22, तो A22 कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 2 और M22, अब +1 और M22 इस बार इसके लिए निकलेगा, तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, cos अल्फा, ठीक है ना, cos। अब एडजॉइंट ए का जो मान है उस मान को रख देते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा हम लोग का, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 मतलब cos अल्फा, देन -sin अल्फा, फिर है sin अल्फा और cos अल्फा। आ गया। एक चीज और निकालना है, क्या, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा यानी कि 1। अब a इनवर्स निकालना है, मतलब एडजॉइंट a को डिवाइड करना है किससे, मॉड a से, मॉड a का मान क्या है 1, तो a इनवर्स भी कितना आएगा, जो एडजॉइंट a आएगा, ठीक है, वही आएगा, तो सीधा सीधा लिख लेना है सेम वही वैल्यू, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये हो गया। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके तरफ चलते हैं। तो पहला प्रूफ करना है a इंटू a इनवर्स, तो फर्स्ट a इंटू a इनवर्स, a मतलब जो मैट्रिक्स गिवन था उसको लिख लेते हैं, तो क्या है cos अल्फा, देन माइनस sin अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा, फिर a इनवर्स का जो मान आया है क्या आया है, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होता है इसका, तो पहला वाला जो रो है उसका कॉलम है ना, रो टू कॉलम, तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर अल्फा और माइनस sin माइनस प्लस sin स्क्वायर, ये पहला रो, ठीक है। इसी रो का इस कॉलम से और यहां लिखेंगे, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वाले में कॉलम क्या आ जाएगा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा और माइनस sin अल्फा इंटू में cos अल्फा, ठीक है। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट वाला ना, अब नेक्स्ट वाला जो रो है उसका फिर से दोनों कॉलम, तो sin अल्फा का cos अल्फा में होगा, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा और cos अल्फा का इसमें तो माइनस cos अल्फा इंटू में sin अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो sin का sin में हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, cos का cos में हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसका मान 1, ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कटेगा और इसका मान 1, क्या मिल जाएगा हम लोग को 1 0 0 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक।
और या सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो i है ना उसी को इक्वेशन 1 कर लेगा ना, लेट i इक्वल टू, या वी नो दैट i इक्वल टू इक्वेशन 1 और इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है a इनवर्स इनटू में a। इस बार क्या करेंगे, a इनवर्स वाले टर्म को पहले लिख लेना है, मतलब cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और cos अल्फा इनटू में a वाला टर्म। a का जो मान है वो कितना है, जो गिवन है हम लोग के पास, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा और इनटू में cos अल्फा। इसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला रो का दोनों कॉलम से, क्या हो जाएगा cos इंटू cos, cos स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर। इसी रो का दूसरे कॉलम से cos अल्फा इंटू माइनस, तो माइनस cos अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। पहला हो गया। सेम वैसे ही दूसरे वाले रो का दोनों कॉलम से क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा और cos अल्फा का साइन अल्फा में तो cos अल्फा इंटू में साइन अल्फा। इसका नेक्स्ट वाले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसका मान 1 और इसका मान क्या मिल जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, तीनों जो है ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और 3, मतलब जो हमको प्रूव करना था क्या है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू i और a इनवर्स इंटू a, ये तीनों वैल्यू क्या हो गए इक्वल प्रूफ, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन ना, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ था क्वेश्चन में ना, यहाँ पर n का है और यहाँ x दे दिया था, इसको ध्यान रखना। वो x भी दे सकता है लिमिट में, लेकिन यहाँ पर भी n के जगह में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक कर, ठीक है। तो उसको देख लेना है, मान याद करना है। तो लिमिट वाले में जब भी इंफिनिटी वाला अगर लिमिट आता है तो क्या करना है ना कि हमको वहां से जो जिसकी वैल्यू लिमिट इंफिनिटी दिया है उस टर्म को कैंसिल करना है, मतलब कॉमन लेना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2n तो ठीक है ना, यहाँ से 2n को कॉमन ले लो दूसरे वाले से, दूसरे से 2n को कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 1/2n, बचेगा क्या, नीचे में n कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4/n, इसमें से भी n को कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 माइनस 1/n, ठीक। अब जितने n है उनको काटने की कोशिश करिए, ये कैंसिल, ये 2 2 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब बचा क्या 1 प्लस 1/2n, नीचे में बचेगा 1 प्लस 4/n और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/n। अब लिमिट रख देते हैं n के जगह पे इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी मतलब होता है 1/0, है ना, इंफिनिटी मतलब 1/0। तो 1/0 जब यहाँ रखोगे ना तो 0 ऊपर चले जाएगा, मतलब ये पूरे टर्म को 0 कर देगा कि नहीं कर देगा। तो यहाँ पर लिमिट जैसे ही हटाएंगे तो n की जगह में क्या हो जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब 1/0। तो क्या बचेगा, देखो टर्म 1 प्लस 0, नीचे भी यहाँ भी वही हो जाएगा 1 प्लस 0 और इसमें भी आ जाएगा 1 माइनस 0। क्या मिला 4 इंटू 1 यानी कि 4, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रूव करना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू में tan थीटा सिद्ध करना है ना, सिद्ध कीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में शायद हम लोग इसको पढ़े भी हैं ना। करना क्या है ना इसमें कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा या अगर नहीं जानते हैं तो पहले उसको तोड़ लेते हैं, है ना। क्या होता है 1 के जगह में लिख लेना क्या फॉर्मूला ऐसा LHS लेके चलना है ना। LHS में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कौन सा 1 के जगह हो जाएगा ना। और बगल में जो माइनस cos 2 थीटा है उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बटे में 1 की जगह पे फिर से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos 2 थीटा की जगह पे फिर से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कर लेते हैं कि ब्रैकेट यहाँ जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऊपर से cos स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, sin स्क्वायर वो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे में sin स्क्वायर कैंसिल होगा और cos स्क्वायर 2 है तो जुड़ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 भी कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर आएगा तो मिल जाएगा tan थीटा, जो कि हो गया क्या RHS। यही तो प्रूफ करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का C, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x या निम्न का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है log tan x/2, ये हम लोग का फंक्शन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं लेट y इक्वल टू दिस, है ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। लिख लेना समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे क्या dy by dx, है ना। x के सापेक्ष मतलब क्या dy by dx इसका y का, और इधर dy by dx log tan x/2 का। तो इधर तो हो जाएगा डायरेक्टली dy by dx, इधर में क्या होगा डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। log x का फॉर्मूला होता है, तो इस पूरे को पहले मान लेंगे क्या t, है ना। तो क्या मान लेंगे t, क्या हो जाएगा लिख लेना अगेन लेट tan x/2 इक्वल टू t, तो वी कैन राइट d by dx log t, ठीक है। अब चूंकि ये t का फंक्शन है तो dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये dt का मल्टीप्लाई हम लोग क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो जैसे x के सापेक्ष अवकलन है मतलब क्या है d by dx है, तो यहाँ t के सापेक्ष अगर अवकलन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा नीचे में dt लाना पड़ेगा। तो dt बस नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करोगे ये जो t वाला टर्म है ना एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा d by dt log t और dt by dx जो बचा है उसको अलग से ऐसा, इसको तुम लोग को वहां से नहीं बनाना है फूल वाला, ना वो समझाने के लिए हम ऐसा फूल वाला बनाते हैं, ठीक है। तो पता चला कि शंकर भगवान के गले में नाक लपटा हुआ दिख रहा है ना, ठीक। log t का क्या हो जाएगा 1/t और यहाँ dt by dx। अब क्या कर लो कि मान रख लेते हैं इसका t का वापस, तो dy by dx यहाँ लिख लेना पुटिंग
वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, क्या माने थे 10x/2, क्या हो जाएगा 1/10x/2 और यहाँ आ जाएगा d/dx और ये जो t था इसके जगह पर भी रख लेते हैं 10x/2। अब अभी भी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अगर 10x रहता तो हो जाता, तो क्या कर लेंगे कि x/2 को अगेन u मान लेंगे ना, या लिख लेना लेट x/2 इक्वल टू u, क्या मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/10, इसको क्या लिख सकते हो cot भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, cot x/2 और dy/dx क्या 10u, इसको u मान लिए हैं। अब u का फंक्शन आया तो क्या करना पड़ेगा, du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर से क्या कर लेंगे वही कि u वाले टर्म को एक साथ ले लेना है और जो बच रहा है उसको एक साथ, तो क्या मिल जाएगा cot x/2 और इनटू में d/du किसका 10u का और बचा क्या du/dx बचा, ठीक, तो cot x/2 10u का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, है ना, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u और du/dx। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा कि cot x/2 u का मान रख देते हैं, तो sec स्क्वायर u मतलब x/2 और इनटू में d/dx कौन सा x/2। अब यहाँ क्या होगा कि sec स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं cos x/2 बटे में sin x/2 और इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर और x का हो जाएगा 1, ठीक, यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin एक cos बचा है, तो 2 × sin x/2 × cos x ना, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ × cos θ, मतलब यहाँ 1 है तो इधर डबल हो जाएगा जस्ट 2θ, यहाँ पहले से क्या है देखो 2 × x/2 और x/2 मतलब हाफ है, तो हाफ का डबल क्या हो जाएगा 1 होगा ना, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इसको पहले अरेंज कर लेना ऐसा 2 sin x/2 × cos x/2, तो 2 sin θ × cos θ बराबर हो जाएगा sin θ, ऐसा sin θ इक्वल टू 2 sin θ/2 × cos θ/2। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं sin θ यानी कि sin x, ये हो गया हम लोग का dy/dx, किसका जो क्वेश्चन दिया था log 10x/2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है 3 का ए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y टू द कर्व x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू a⁴ क्या करना है हम लोग को कि दिया गया जो वक्र है ना, इस वक्र का बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, है ना, क्या फॉर्मूला रहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या x, y अगर दिया है तो क्या हो जाता है कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू m इंटू कैपिटल X माइनस x, है ना, या कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस dy/dx और x माइनस x माइनस, है ना,
डी वाई बाई डी एक्स ऐड कर लेना है यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, जो भी पॉइंट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है ना कि जो इक्वेशन 1 दिया है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं कर्व को, और उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को किसका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई टू दी पावर 2/3 और इधर डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर 2/3। तो राइट साइड वाला तो देखो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। यस सर। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x टू दी पावर n y, है ना, 2/3 सामने आ जाएगा और x टू दी पावर 2/3 माइनस 1। यहाँ पर y में भी वही होगा, 2/3 सामने आ जाएगा, y टू दी पावर 2/3 माइनस 1। और चूंकि y का फंक्शन है इसलिए dy बाई डी एक्स साथ में रहेगा। क्लियर है ना जी, y का फंक्शन था इसलिए dy बाई डी एक्स साथ में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -1/3। -1/3 है। यस सर। x टू दी पावर -1/3, यहाँ भी वही आ जाएगा, y टू दी पावर -1/3 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को करना क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2/3 देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल के उधर हटा दो तो 0 हो जाएगा। यस सर। 2/3 लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो dy बाई डी एक्स और इनटू में y टू दी पावर -1/3, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, -x टू दी पावर 1/3 आ जाएगा। क्या किए, इस टर्म को यहीं रहने दिए और ये वाला जो टर्म था इसको उधर कर दिया, तो x जो है प्लस में था तो माइनस में आ गया ना। अब हमको किसका मान निकालना है, dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x टू दी पावर -1/3 और y टू दी पावर -1/3 आएगा। अब चूंकि पावर माइनस में है तो उसको हम लोग 1 अपॉन लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -1 अपॉन x टू दी पावर 1/3 और नीचे भी 1 अपॉन y टू दी पावर 1/3। कट नहीं रहा। ठीक, अब देखो ये x नीचे आ जाएगा और y ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, dy बाई डी एक्स की वैल्यू -y अपॉन x और दोनों का पावर 1/3 है, इसे कॉमन रूप से 1/3। ठीक है, यस। तो ये हो गया हम लोग का क्या, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या रहता है, dy बाई डी एक्स एट x कॉमा y निकालना रहता है, और ये x कॉमा y क्या रहता है, पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है। तो क्वेश्चन को हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में पहले से पॉइंट दिया है जो कि क्या है, x और y ही है। तो हम लोग जब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट निकालेंगे, क्या, एट पॉइंट x कॉमा y, तो x के जगह में x रखना है और y की जगह में y रखना है। तो यहाँ तो वही है, तो x के जगह में x ही रहेगा, y के जगह में वही है ना। चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट दे देता 1,2 दे देता तो क्या करते, x के जगह पे 1 रख देते और y के जगह पे 0। क्लियर है ना, ये आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है नहीं। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा हम लोग का, y माइनस वाई, तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल y है, वही है, पॉइंट ही है, और इक्वल टू इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले क्या है, -y अपॉन x टू दी पावर 1/3 और x माइनस स्मॉल x। हो गया यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन हम लोग को यही तो पूछा था, लेकिन इसमें एक चीज और पूछ सकता है क्वेश्चन में ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और क्या पूछ सकता है कि इंटरसेप्ट्स दोनों एक्सिस से ना, एक बार x से करेगा और y से करेगा तो क्या मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस में करेगा तो दैट इज क्या हो जाएगा भाई, y वाला क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ओके, x पे करेगा तो y इक्वल टू क्या 0। उसमें जब y इक्वल टू 0 रख दोगे इक्वेशन में तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कैपिटल X है ना, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस y अपॉन dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x, और इसका मान क्या है dy बाई dx का, y अपॉन में माइनस वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3। तो उस वैल्यू को जब रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस लिखना वाई अपॉन यहाँ पर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3। ठीक है, और उस पूरे को सॉल्व कर दो तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 1/3। और देखो y वाला पावर 1/3 है और ऊपर में 1 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, y का पावर 1 है बटे में y के पावर 1/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो y 1 माइनस 1/3 ऐसा होगा, तो 2/3 y के पावर में आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसका जो इंटरसेप्ट निकालना है उसके लिए क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है इसको। देखो ऐसे ना, इन दोनों से ना हम लोग क्या करते हैं कि x टू दी पावर 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखो x टू दी पावर 1/3 कॉमन लिए तो 1/3 कॉमन लेना मतलब क्या है, उतने का भाग करना, यही होता है ना, कॉमन मतलब उतने का भाग करना। तो x टू दी पावर 1 में हम लोग x टू दी पावर 1/3 का भाग कर रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, फिर से वही आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 आ जाएगा ना, x टू दी पावर 2/3। और ये वाला टर्म क्या बचा, यहाँ से ये तो पूरा बाहर निकल गया, y टू दी पावर 2/3 बचा कि नहीं। अब यही चीज क्वेश्चन में पहले से दिया है, जिसकी वैल्यू क्या है a टू दी पावर 2/3, तो इसके जगह पे हम पूरा पूरा रख सकते हैं क्या, कैपिटल X इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 और इनटू में x टू दी पावर 1/3। ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन x। क्लियर है, हाँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, है ना। और जब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो क्या होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन मिलेगा हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू y माइनस x इनटू dy बाई dx। अब यहाँ फिर से dy बाई dx की वैल्यू रख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, स्मॉल y और माइनस माइनस प्लस x इनटू कितना है y टू दी पावर 1/3 और x टू दी पावर 1/3। ओके ना, y प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर से वैसे ही आ जाएगा, x टू दी पावर 1 ऊपर है वो नीचे, x टू दी पावर 2/3 और y टू दी पावर 1/3। अब इस बार जैसे वहाँ x टू दी पावर 1/3 को कॉमन लिए थे, इस बार y टू दी पावर 1/3 को कॉमन लेंगे, क्या मिल जाएगा, y टू दी पावर 1/3 बाहर, यहाँ बचेगा y टू दी पावर 2/3 प्लस x टू दी पावर 2/3। अब ये अगेन जो वैल्यू है किसके बराबर है, इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y 1/3 और a टू दी पावर 2/3। ये हो गया हम लोग का इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, हाँ। तो x और y का जो वैल्यू आ गया, अब क्या निकालना हम लोग को, एक ही और पूछता है, हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ नहीं पूछा है ना, लेकिन मे बी की पूछ सकता है। ठीक है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू इंटरसेप्ट, तो क्या कर लेना है, दोनों की वैल्यू को रख लेना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है, a टू दी पावर 2/3 दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करोगे तो a टू दी पावर 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर 2/3। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे a के पावर 4/3 प्लस 2/3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 और 2 6, 3 2 6, मतलब a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर का आ जाएगा हम लोग का a। हम लोग ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना हायर उसमें मैथमेटिक्स में, कि जो टेंजेंट है ना, उसका टेंजेंट है, उसका जो इंटरसेप्ट होगा x और y एक्सिस का, वो कितना होना चाहिए, एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए।
मतलब उसकी जो लंबाई होगी वो कांस्टेंट कितना आया, ए आया, मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक भी अपने को कर लेना है। ओके, थर्ड का जो बी क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू दे दिया है और y इक्वल टू दे दिया है ना, दिए गए वक्र के लिए ना, दिए गए वक्र के लिए क्या निकालना है, नॉर्मल का समीकरण ना, तो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल का अविलंब का समीकरण ना, के लिए बिंदु थीटा पर अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अविलंब का समीकरण ज्ञात करना। अब देखो दोनों में फर्क है ना थोड़ा सा, इक्वेशन की बात करेंगे ना तो इसके इक्वेशन में क्या होता है, जैसे टेंजेंट वाला इक्वेशन था, इसका इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अविलंब का समीकरण जो होगा y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/dy/dx और इनटू में x माइनस। ठीक है, सिर्फ एक ही अंतर होता है, वहां पर सिर्फ dy/dx आ जाता है, यहाँ -1/dy/dx एट पॉइंट जो भी दिया है ना, x कॉमा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है ना कि dy/dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि x और y तो हमारे पास दिए नहीं। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब देखो dy/dx नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग y भी दिया है और x भी दिया है। ऐसे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना कैसे करेंगे, पहले जो ये दिया है पहला वाला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन a और इसको मान लेते हैं इक्वेशन b। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, समीकरण a का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो इधर क्या मिलेगा, dx अपॉन में d थीटा, और इधर a cos थीटा, a बाहर ही रहने दो, cos थीटा का हो जाएगा क्या, माइनस sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा, थीटा इनटू sin थीटा है ना, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज और थीटा का हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या मिलेगा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, a थीटा cos मिल गया। अब सेम वैसे ही क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन b विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, समीकरण b का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो इस बार क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा, फिर से एक कांस्टेंट है बाहर कर लो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, और बगल में फिर से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मानना पड़ेगा, तो माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, cos का माइनस होता है तो माइनस sin थीटा और माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और साथ में आएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा। अब इस बार ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, a थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है ना, तो dx/d थीटा और dy/d थीटा मिल गया। हमको क्या चाहिए, dy/dx। अब देखो अगर dy/d थीटा में dx/d थीटा को भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, dy/dx आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो इक्वेशन जो ये वाला आया है इसको जो है इससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा, क्या मिल जाएगा, a थीटा sin थीटा और अपॉन में a थीटा cos थीटा, a थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्या, dy/dx और sin बटा cos होता है tan। ठीक, आगे यहाँ तक। अब जो इक्वेशन होता है उसमें मान रख देते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये कैपिटल Y
और माइनस स्मॉल y की वैल्यू कितना है a इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे यहाँ तक इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स मतलब tan थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा tan थीटा और इन ब्रैकेट कैपिटल X और माइनस स्मॉल x मतलब a cos थीटा और प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर है? 1/10 इसको कॉट भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर दो कितना आएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो ये निकला था ना dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स हम लोग का निकला था ना tan थीटा, तो इसको जब हम लोग उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, करेंगे ना, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा, या ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cot थीटा। ये कहलाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, मतलब क्या, अविलंब का ढाल या प्रवणता, है ना, अविलंब की प्रवणता या ढाल। ये क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है ना, कि इक्वेशन दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, दिए गए अविलंब के समीकरण का प्रवणता क्या होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करते हैं। अब देखो ये tan थीटा है ना, इसको हम लोग क्या लिख लेना है, नीचे लिखेंगे साइन बटा कॉस, ऊपर चला जाएगा कॉस बटा साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लें y माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पहले a साइन थीटा माइनस प्लस a थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। और इन ब्रैकेट x यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई करो तो a cos थीटा और साथ में आ जाएगा माइनस a थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब करते हैं क्या आ जाएगा, अब देखो ये जो साइन थीटा है ना, इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस कॉस थीटा का उधर हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा कैपिटल Y इंटू साइन थीटा और माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस a था ना a थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। और माइनस कॉस थीटा का राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस, ठीक। अब दोनों तरफ देखो, ये वाला जो टर्म है दोनों साइड सेम साइन में है, मतलब एक दूसरी तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। और बात करें हम लोग कि इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो कैपिटल Y साइन थीटा और प्लस कैपिटल X कॉस थीटा, और इसको जब उधर ले जाओगे और दोनों से a को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू में a। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अविलंब का समीकरण, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ना, इसी में कभी कभी पूछ देता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस नॉर्मल इज कांस्टेंट, है ना। एक क्वेश्चन आया है, क्या बोला है कि दिए गए अविलंब का मूल बिंदु मतलब
0 0 से दूरी या लंबाई नियत होती है या नियत होगी। नियत होगी मतलब कांस्टेंट। अभी जो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो इक्वेशन दिया है ax प्लस by इक्वल टू c, है ना, जो कि x1 y1 से पास करता है या x1 y1 से उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, x के जगह में x1 y के जगह में y1 और अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये ओरिजिन से अगर रहता है तो क्या करते हैं, x y तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 0 रहेगा, है कि सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा मतलब a, और उसको मॉड के साथ यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस a अपॉन में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। और इसको जब परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग निकालेंगे तो माइनस a और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मॉड में है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस a। ये जो है दिए गए अभिलंब का मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा या नियत होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सी ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इक्वेशन इन द इंटरवल 0, 2 ना। दिए गए समीकरण ना, दिए गए समीकरण के लिए क्या निकालना है हम लोग को, अधिकतम एंड न्यूनतम मान, और अंतराल क्या दिया हुआ है 0, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे ना मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें क्या करते थे, ये वाला पॉइंट नहीं दिया है ना, पॉइंट को निकालते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पहले से दे दिया है, ठीक। लेकिन करेंगे वैसा ही, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि जो इक्वेशन दिया है स्मॉल y इक्वल टू दिस, ठीक, फंक्शन या fx भी ले सकते हैं ना, फंक्शन को fx भी ले सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन है सबसे पहले क्या कर लेना भाई, डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आया है ना, तो अगर ज्यादा इस यूनिट का तुम लोग तनाव कर ले रहे हो बाकी क्वेश्चन का तो उसको छोड़ दो, मैक्सिमा मिनिमा का बस पढ़ो, है ना, इसका हर एक क्वेश्चन आया, हर एक, है ना। तो क्या करना रहता है इसमें, 2 बार डिफरेंशिएशन करके एक को सॉल्व करके x का मान निकालना है और फिर डबल वाले में रख देना है। अगर 0 से बड़ा आया मतलब पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो गया, और 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा, खत्म, है ना। देखिए तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा भाई, dy बाई dx, इधर वही आएगा, इधर देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 के 12 x के पावर 3, डायरेक्ट कर दे रहे, यहाँ -6x स्क्वायर, यहाँ -12x प्लस 6 और 1 का तो 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, 1 माने हो तो, है ना जी, इक्वेशन 1। और अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो ना, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 12, ओके क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर है ना, वी नो दैट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, इस केस के लिए क्या होता है कि dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर, या ऐसे हम लोग अगर f वाला रहता तो f डैश x इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण है इसको 0 के बराबर लिख लेना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 सभी में कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो 6 को ही हटा देते हैं, है ना, 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 20, ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये जो 6 है वह 0। अब हम लोग के पास जो इक्वेशन बचा 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आएगा इसको कैलसी में रख के सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। पावर 3 वाला है तो पावर 3 है मतलब x का 3 मान आएगा, इतना पता है ना? इसको बाकी सॉल्यूशन भी कर सकते हो लेकिन वहाँ दिखाने की जरूरत है, हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो है क्या आएगा इसमें सॉल्व कर लेना, तुम लोग बता देना। x का 3 मान आएगा -1 प्लस 1 और 1/2, ठीक है? तो सॉल्व कर लेना है x के लिए। अब देखो यहाँ पर 3 वैल्यू आया तो तीनों वैल्यू को चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जो अंतराल या इंटरवल हम लोग के पास गिवन है, क्या दिया हुआ है अंतराल में देखो 0 और 2, तो किसके बीच होना चाहिए उसका इंटरवल? 0 से 2 के बीच का। तो देखिए 1 और 1/2 जो है दोनों के बीच का है, लेकिन ये जो -1 है वो नहीं है, तो सिर्फ कौन उसके अंदर आएगा? 1 और 1/2, ठीक है? यानी लेना सिंस इंटरवल गिवन इंटरवल इज 0, ठीक है? अब लिखेंगे यहाँ पहला फॉर x = 1, ठीक है ना? और x = 1 क्या हो जाएगा? d²y/dx² at x = 1। मान रख लेते हैं 36, 1 का स्क्वायर 12 इंटू में 1 माइनस 12, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा? 24, 36 में से 24 या 12 आ जाएगा क्या? आएगा ना? 36 में से 24 आएगा ना? 36 माइनस 24 12 ही आएगा। अब ये जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 या बात करें तो पॉजिटिव है, क्या लिख लेना? सिंस f"x इज ग्रेटर देन 0, क्या लिखेंगे? हेंस फॉर x = 1 क्या होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम की मिनिमम है ना? ग्रेटर है ना? और x = 1 f(x) इज या y(x) इज मिनिमम, ठीक है? निम्निष्ठ, हिंदी में बोलते हैं निम्निष्ठ, ठीक? अब जो आया उसी का मान वहां रख देंगे, मिनिमम वैल्यू यानी लिखेंगे हेंस f ऑफ या y ऑफ मिनिमम ना, y मिनिमम क्या आ जाएगा? जो इक्वेशन दिया है पहला ना, उसमें x के जगह क्या लिखना है? 1, तो क्या मिल जाएगा? 3 1 के पावर 4 -2 1 के पावर 3 -6 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करो, इसको कितना है? 3 और 6 9 और 10 में से 8 गया, ठीक है ना? 3 6 9 1 10 6 2 8, 10 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है? अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का d²y/dx² at 1/2, जो नेक्स्ट वाला वैल्यू था उसको रख के चेक कर लेते हैं, या इसी को हम लोग f"x भी बोल सकते हैं at x = 1/2 ना। तो क्या आ जाएगा? 36 और 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको पाए 1/2 - 12 बताइए कितना आ जाएगा? -9। यहाँ लिखेंगे क्या? फिर से वही है ना, सिंस f" ऑफ x एट x = 1/2 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? फॉर x = 1/2 f(x) इज मैक्सिमम या उच्चिष्ट, है ना जी? निम्निष्ठ और उच्चिष्ट, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। अब वहां पर निकाल लेंगे मान y मैक्सिमम, उस समय क्या निकाले थे? y मिनिमम, अब निकालेंगे y मैक्सिमम। इसमें मान रखो कितना आता है? 3
1/2 का पावर 4, इसको भी सॉल्व करो। यस सर। 1/2 का क्यूब 6 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 1/2 प्लस 1। चलो जल्दी बताओ। सही है वो। हाँ कितना है -1.56। 56। तो ये हो गया आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए ना, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ना। सिद्ध कीजिए है ना, हिंदी में सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है ना, ये प्रूव करना है। सपोज हम लोग एक रेक्टेंगल या आयत बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा आयत हो गया। अब देखिए एक आयोजन कर लेते हैं, क्या है 2, -2, बी का है 4, 4, 5, 7 और -1, 1, ठीक है। तब रेक्टेंगल प्रूव करना है या आयत प्रूव करना है, तो क्या करना है हम लोग को, आयत में क्या होता है, जो अपोजिट साइड है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो मतलब क्या कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाए और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है ना। साथ ही साथ जो डायगोनल है ना, डायगोनल ए सी और बी डी है ना, ये साइड्स हो गए अपोजिट साइड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड्स या क्या बोलते हैं इसको, सम्मुख भुजाएं ना, सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। और जो डायगोनल है, डायगोनल्स या विकर्ण जिसको बोलते हैं, क्या क्या, ए सी इक्वल टू बी डी, इतना हम लोग को बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज, ए बी मतलब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, तो हम लोग फॉर्मूला लगा ले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला है ना, क्या रहता है अंडर h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 2 है ना का होल स्क्वायर और y2 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ क्या मिल जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, यहाँ भी 72 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बराबर लाना है ना। ए बी आर का बेसिक क्या निकाल लें, सी डी, तो सी डी में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये -1 और ये +1 है ना, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर और 1 - 7 का होल स्क्वायर। ये भी देखो कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर प्लस 36, मतलब ये भी आ जाएगा अंडर 70। तो ये दोनों इक्वल हो, ठीक। सेम वैसे ही ए डी और बी सी है ना, ए डी और बी सी, तो ए डी निकाल लेते हैं, ए डी कितना हो जाएगा अंडर -1 - 2 का होल स्क्वायर और 1 - प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना मिल जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 80, ठीक। एडी निकल गया। अब क्या निकालना है, बीसी, तो बीसी के लिए फॉर्मूला फिर से वही 5 - 8 हुआ कि नहीं,
5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी वैसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ भी 9 और टोटल आ जाएगा 100। तो AB और AD और BC भी इक्वल हो गए। अब बच गया डायगोनल, तो AC निकाल लेते हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 81, 9 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा √9। सेम वैसे ही BD निकाल लेते हैं, तो BD इक्वल टू हो जाएगा √-1 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 81, ठीक है ना, प्लस 9, ये भी हो जाएगा 90। तो इस तरीके से डायगोनल भी इक्वल हो गए। तो जो हम लोग का प्रूव करना था क्या, कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और डायगोनल भी इक्वल हो गया, opposite sides and diagonals are equal, so given points are vertices of rectangle, है ना। अतः क्या दिए गए बिंदु आयत के क्या है, सेल्स प्रूफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का बी, कि प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, है सीधे करना है, सीधे कीजिए कि दिए गए सरल रेखा परस्पर लंबवत है, ठीक है ना। तो दो लाइन को क्या करना है, परपेंडिकुलर या लंबवत प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर दो लाइन होंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा कि उनका जो M1 और M2 होगा वो -1 के बराबर होगा ना। परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है, और पैरेलल के लिए, पैरेलल अगर होंगे तो क्या होगा, उनका जो M1 होगा मतलब जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये समांतर के लिए, समांतर और ये हो गया लंबवत, है ना। तो दो लाइन है ना, दो लाइन जब भी अगर परपेंडिकुलर या लंबवत होंगे तो उनका जो स्लोप होगा, उनका जो इनटू होगा, मल्टीप्लिकेशन वो कितना होगा, -1 के बराबर। और जब समांतर होंगे या पैरेलल होंगे तो दोनों का जो प्रवणता होगा या स्लोप होगा वो इक्वल होगा। ये दो चीज हम लोग को जानना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पैरेलल आ जाता तो फिर क्या करते, दोनों को इक्वल करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, y = mx + c, है ना, स्ट्रेट लाइन का ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले हम लोग चेंज करते हैं इक्वेशन को, पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, क्लियर है। अब क्या कर लेंगे, तो यहाँ से y वाला टर्म चाहिए, ठीक है, इस y वाले को माइनस वाले को उधर ले लो, लिखेंगे कैसा, 3y = 4x - 8, ठीक है। y को ऐसे ही रहना है, 3 को उधर ले जाओ तो y = हो जाएगा 4/3x - 8/3। अब इसका कंपेयर कर दो इससे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है, m की जगह पर क्या दिख रहा है, 4/3। तो पहला वाला के लिए है, इसको मान लेंगे m1 = 4/3, ठीक। सेम वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें भी 4y और इन दोनों को उधर ले जाओ तो -3x - 5 हो जाएगा,
4 को नीचे ले जाओ तो y इक्वल टू -3/4 इंटू x -5/4। अब फिर से कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3/4। तो ये दो मिल गए हम लोग को, दोनों के लिए स्लोप प्रवणता या स्लोप ना, ये सरल रेखा 1 के लिए स्लोप हो गया या प्रवणता, इसी को हम लोग ढाल भी बोलते हैं, और ये हो गया दूसरे वाले के लिए स्लोप, इक्वेशन 1 के लिए स्लोप या प्रवणता। ठीक, अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर, तो दोनों का इंटू करके देखते हैं। ठीक है, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा भाई, m1 का मान 4/3 और यहाँ -3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा -1। तो m1 m2 बराबर आ गया क्या, -1 लिख देंगे। हेंस बोथ साइड्स आर परपेंडिकुलर ना, लिख देंगे हेंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक, या दिए गए सरल रेखा परस्पर लंबवत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का सी, फाइंड द फोकी लेटस रेक्टम इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स दिया है दीर्घवृत्त ना, दीर्घवृत्त के लिए क्या क्या निकालना है, पहला नाभि है ना, फोकी को क्या बोलते हैं, नाभि, फिर है लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं, नाभि लंब है ना, नाभि लंब, इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता। ठीक है, फिर क्या डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। इतना चीजें हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि जो भी इलिप्स होता है उसका इक्वेशन होता है x² अपॉन a² और y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का या मानक समीकरण ना, मानक समीकरण। तो इससे हम लोग पहले उसका कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x² अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं सर। अब इससे अगर कंपेयर करते हैं हम लोग तो a की वैल्यू कितना दिख रहा है, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3। यहाँ पर ना दो कंडीशन होता है इलिप्स में ना, क्या, एक a इज ग्रेटर देन b और एक होता है a इज स्मॉल देन b। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b वाला फॉर्मूले को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम लोग देखे हैं दोनों कंडीशन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला को पुट अप करते हैं। सबसे पहले a ग्रेटर देन b में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, पहले उसके अंदर का निकालना है ना। तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, मान रख दो क्या हो जाएगा, 1 माइनस b² मतलब 9 ना, 9 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 को इधर ले गए, 16 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 यानी कि √7/16 या √7/4। ठीक, 16 बार आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या निकालना था हम लोग को, नाभि। ठीक है, तो नाभि निकाल लेते हैं, फोकी या नाभि। नाभि के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसमें भाई बताइए कौन बताएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 ना, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए कितना है 4 इंटू में ई कितना आ गया है √7/4 और कॉमा 0। ठीक है, तो 4 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √7 कॉमा 0। ये हो गया हम लोग का फोकी या नाभि। ठीक है, अगला बोला है क्या, नाभि लंब। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम या
नाभि लंब। तो नाभि लंब जो होता है a ग्रेटर देन b वाले में क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a ना 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2b b मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में a यानी कि 4। ये हो गया 2 से 2 या 4 वन में आ गया 9/2 है ना। ये हो जाएगा इसका क्या लेक्टस रेक्टम या नाभि लंब। अब बच गया क्या नियता। तो 4 नंबर नियता या इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई बाई नहीं सर a/e हो। अच्छा ए बाई ना प्लस माइनस ए बाई ई। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए यानी कि 4 और e मतलब e का जो क्या मतलब अंडर रूट 7/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा रहेगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16/7। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का ओके। जय श्री राम। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अप्रैल मई 2023 ना इसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें से 5वां का एक क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा ना। क्या फाइंड करना है माध्यिका है ना जी। क्या निकालना है मीडियन को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में माध्यिका। ठीक है, क्या दिया हुआ है CI ना। जब देखा कि शॉर्ट में दिया है CI मतलब क्या है क्लास इंटरवल है ना। क्लास इंटरवल मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल है ना, या कहीं कहीं डायरेक्ट इसको वर्ग भी बोल देता है। ठीक है, वर्ग। तो वर्ग दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इधर f मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बात करें तो आवृत्ति ना, आवृत्ति दिया हुआ 22, 38, 46, 35, 30। ठीक है, मीडियन में क्या होता है ना, और ये क्वेश्चन किस श्रेणी का है कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी का क्वेश्चन है ना जी। कंटिन्यूअस सीरीज या हिंदी में बोलते हैं इसको कि सतत श्रेणी का क्वेश्चन है। अब सतत श्रेणी के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना माध्यिका का या मीडियन का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखें हम लोग क्या क्या। पहला जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में f और इनटू में n/2 माइनस c। ये हो गया किसके लिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम वाला है ना। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है क्या m इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन में f और इनटू में n/2 माइनस c। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम वाला। ठीक है, अभी कौन सा है बढ़ते क्रम। ये तो समझ में आएगा ना, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा बढ़ते क्रम है कि घटते क्रम है। तो हमको कौन सा लगाना है ऊपर वाला। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संचयी आवृत्ति निकालते हैं ना। एक कॉलम और बनाना है क्या संचयी आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना CI। संचयी आवृत्ति या CI कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का जो पहला वाला है उसको जस का तस लिख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले को जोड़ दो। ठीक है, 22 और 38 कितना हो जाएगा 60। अब इसको इससे जोड़ देना है 106, इसको इससे जोड़ देना है 141, अब इसको 161। क्लियर है सभी को। यहां निकाल देना है समेशन ऑफ f और इसी को बोलेंगे हम लोग n टोटल नंबर है ना। ये कितना आएगा 161 ही आएगा। ध्यान रखना यहां जो समेशन ऑफ f आएगा ना जितना संचयी आवृत्ति के लास्ट वाले में उतना ही आएगा।
ये तो करेक्शन करने का भी ट्रिक या मेथड है ना, कि अगर हम जोड़ घटा कहीं गलत कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि गलत हो रहा है। अब हमको क्या करना है, n/2 जैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो n/2 कर लेते हैं। n/2 मतलब कितना, 161 बटा में तो कितना हो जाएगा 80.5। 80.5, ठीक है। 80.5 किस में शामिल होगा, 106 वाले में। इसके ठीक सामने जो क्लास आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मीडियन क्लास, है ना जी। हिंदी में बात करें तो माध्यिका वर्ग। पीएटी में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा होगा ना, क्वेश्चन दिया था और डायरेक्ट पूछा था कि निम्न में से माध्यिका वर्ग कौन सा हो, 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। अब जो माध्यिका वर्ग हुआ उसी को हम लोग बोल देंगे L1 और L2, लोअर लिमिट L1 अपर लिमिट L2, और उसके फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे क्या, F, और उसके ठीक पहले वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे C। जो फॉर्मूले में इसको बोलेंगे, जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शामिल हो रहा है उसके ठीक पहले वाला जो संचयी आवृत्ति रहेगा वही कहलाएगा हम लोग का C, ठीक है। तो सारा चीज मिल गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, फॉर्मूले में मान रख के पहला वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, m = L1। L1 कितना है भाई, 20, L2 कितना, 30 - 20 बटे में F 46 और गुणे n/2, n/2 का मान 80.5 - C 60। सॉल्व कर देते हैं, इसको कितना आएगा भाई, 24.45 4 5 6 है ना। 4 5 6 सर पूरा का सर आंसर आएगा सर 24.45 ऐसा ही। हाँ ठीक है, नहीं ना आया होगा, हाँ अभी तो 24 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का बी, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीन मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है निम्न आंकड़ों के लिए, क्या या निम्न दिए गए सारणी के लिए क्या निकालना है, समांतर माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेथड नहीं दिया है, समांतर माध्य निकालने का भी हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़े हैं, ठीक है। पहला तो ये फिर से किसका है, कंटिन्यूअस श्रेणी का है, मतलब सतत श्रेणी का क्वेश्चन है। और सतत श्रेणी में हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े, क्या, श्रेणी का जो क्वेश्चन आएगा उसका 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला क्या, लघु रीति विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। लास्ट टाइम 12th में आया था भाई ना, ध्यान रखना। ये दूसरा वाला पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। यही क्वेश्चन आया था पिछले बार 12th में ना, 12th बोर्ड में बोला था कि पद विचलन विधि से समांतर मान ज्ञात कीजिए ना, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, लघु रीति की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार मतलब मीन, समांतर मान x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ f इंटू dx बटे में समेशन ऑफ f। और स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका होता है a प्लस समेशन ऑफ f इंटू u बटे में समेशन ऑफ f इंटू में i। यहाँ पर जो dx है ना, dx क्या होता है, x माइनस a, और a को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य या एज्यूमिंग मीन, ठीक है, एज्यूमिंग मीन। और जो u है, u कैसे निकलेगा, dx को i से भाग कर देंगे, i क्या रहेगा, अंतराल, ठीक। जितने का गैप है उसी को क्या बोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर कोई भी मेथड शो नहीं किया हुआ है, तो हम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं, है ना। तो सपोज कि पहला वाला मेथड लगा लेते हैं, कौन सा, पॉजिटिव लघु रीति, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोग को, dx दिख रहा है, f तो दिया हुआ है,
f हम लोग के पास गिवन है और इधर क्लास इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले निकालना पड़ेगा मध्यमान, है ना, मध्यमान या इसी को हम लोग बोलते हैं x, या इंग्लिश में बात करें तो मिड वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों लिमिट को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो 5/2 यानी कि 2.5 आएगा कि नहीं। और क्या करना है, या तो निकालो, नहीं तो फिर क्या करना, दिमाग लगा लेना है कि गैप कितने का है वो देख लेना है। गैप कितने का दिख रहा है, 5 का, तो इसमें 5 जोड़ते चले जाओ तो ऑलरेडी वही आ जाएगा। तो जैसे 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, ये आ जाएगा मध्यमान, मतलब x। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और निकाल लो, समेशन ऑफ f कितना आ जाएगा, 9, 5, 14, 4, 18 और 7, 25, यही आएगा ना, समेशन ऑफ f आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, dx। तो dx निकाल लेते हैं। dx का फॉर्मूला होगा x माइनस a। अब a जो एज्यूमिंग मीन या कल्पित माध्य हम लोग बोल रहे हैं, क्या करेंगे, x वाले वैल्यू में से लगभग बीच वाले को हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ना। यहाँ पर लिख लेना कि लेट a बराबर 12.5, माना कल्पित मान कितना है, 12.5। ठीक है, ऐसे फूल माला वो नहीं बढ़ाना है ना, ध्यान। ठीक है, अब जैसे बोला लगा समझाने के लिए समझा रहे ना, तुम लोग पेपर में से मत समझाने लगना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सोचेगा कि काट दिया है, लिखना पड़ेगा, है ना, बस ऊपर में ऐसा ही लिख देना है, तुमको बस समझना है ना। ऐसे पता चला शंकर भगवान का नाक गावा समझ गए, है। कैसे निकालना है, x माइनस a, x मतलब 2.5 माइनस 12.5, कितना बचेगा, -10 बचेगा। इसमें से घटाएंगे तो -5, और 12.5 में 12.5 को ही घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 17 में से घटाएंगे तो 5, 22 में से घटाएंगे तो +10 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए क्या निकालना है, f इंटू dx निकालना है, ये लिखा हुआ है f इंटू dx। f क्या है, फ्रीक्वेंसी और dx, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, f इंटू dx। 4 × 10 -40, -35, 0, 45 आ जाएगा, और ये हो जाएगा। अब यहाँ निकाल लेना है समेशन ऑफ f इंटू dx, तो करेंगे कैसे, प्लस वाले को अलग से जोड़ लो और माइनस वाले को अलग से जोड़ लो, कितना आ जाएगा, -75। ठीक है, अब उसमें से जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, -30 मिलेगा ना। तो -30 हो गया किसका मान, f इंटू dx। क्लियर है। अब जो फॉर्मूला है उसे मान रख देते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, x बार इक्वल टू a ना, a मतलब 12.5 प्लस समेशन ऑफ f dx कितना आ गया है, -30 बटे में समेशन ऑफ f यानी कि 25, 5 बचे 25, 5 छक्का 30, ये हो गया 12.5 माइनस 5 से भाग करो तो 1.2 आ जाएगा, है ना, 1.2। और इसको घटा लो, 5 में से 2 गया 3, 12 2 में से 1 गया 1, तो 11.3 या 11.30 ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है ना, ये ऑप्शन एमसीक्यू की बात करता है ना, वहां पर कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के देता है। एक तो में दे देगा 11.30, एक तो दे देगा 11.31, 11.32, 11.29, तो राउंड फिगर वहां नहीं करना, देख लेना है कौन सा आंसर आ रहा है, मतलब दशमलव के लगभग बाद में 2 स्थान तक हम लोग को निकाल के देखना है ना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का सी, फाइंड एसडी बाय स्टेप डेरिवेशन ना। एसडी शॉर्ट में लिखा है या
डिटेल में भी लिखा हो सकता है। फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको लिख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन। और हिंदी की बात करेंगे तो क्या होता है क्वेश्चन कि पद विचलन विधि से मानक विचलन या इसी का एक और नाम है प्रमाप विचलन ना, मानक विचलन या प्रमाप विचलन ज्ञात करना है किस विधि से? मानक पद विचलन विधि से। ठीक है, इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना हुआ है स्टेट डेविएशन मेथड का या स्टैंडर्ड डेविएशन का, 2-3 वीडियो बना हुआ है ना, उसमें भी आप देख सकते हो। चलिए अब ये भी जो क्वेश्चन है ना वो किसका है? सतत श्रेणी का, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक, तो यहाँ भी 2 मेथड हो सकता था, या तो शॉर्टकट मेथड लघुरीति विधि या फिर पद विचलन या स्टेप डेविएशन। तो पहले से मेंशन है क्या? स्टेप डेविएशन। तो हमको इसी से बनाना है ना, ध्यान रखना। पीएटी में तो दिक्कत नहीं होगा एमसीक्यू में, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन जब थ्योरेटिकली आपको अगर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, उस केस में आपको जिस विधि से बोला है उसी विधि से बनाना है ना। दूसरे विधि से बनाओगे तो आंसर तो जरूर आएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, चेकर जो है काट देगा। ठीक, तो लघुरीति विधि वाले का बात करें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ माइनस एफ इंटू डी एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरा बात करें हम लोग किसका? पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन, तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें होगा आई सामने में ना, यहाँ पर आई इंटू में आ जाएगा और समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर बटे में समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश बटे में समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर। यहाँ पर जो डी एक्स डैश है ना वो वही है जो वहाँ u था, वो फॉर्मूले में वहां देखे थे u समांतर माध्य वाले में, और dx तो वही रहे है ना। dx क्या रहेगा? x माइनस a, और dx डैश क्या रहेगा? dx बटे में i मतलब इंटरवल या गैप, जितने का अंतराल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, क्या क्या दिया है? तो साइज या आकार दिया हुआ है, ऐसा बोल लेते हैं है ना। और ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट वर्ग भी बोल सकता था कि वर्ग अंतराल दे दिया, तो अलग से मेंशन है कि साइज दिया, उससे टेंशन नहीं लेना है ना। तो 20-20 का गैप है, दिख रहा है। सबसे पहले क्या निकाल लेना है? मध्यमान। ठीक, मध्यमान निकालना है ना। तो मध्यमान मतलब क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू x कितना आएगा भाई? 40 और 20 60 बटा में 2 यानी कि 30। अब 20-20 का गैप है तो जोड़ते चले जाते हैं, 50 70 90 110 130, और की वाला कितना आएगा? जोड़े 50, समेशन ऑफ एफ आ जाएगा हम लोग का 50। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या निकालना है? dx। तो dx फिर से वैसे ही करेंगे, dx बराबर क्या? x माइनस ए। अब यहाँ पर एज्यूमिंग मीन मान लेना, ये एज्यूमिंग मीन हम लोग का ये है ना। किसको मान लें? 70 या 90 किसी को भी मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 70 को। यहाँ लिख लेना लेट a इक्वल टू 70, कल्पित मान 70। अब 30 माइनस 70 माइनस 40 माइनस 20 0 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 हुआ कि नहीं? फिर dx डैश, क्योंकि कौन सा बनाना है हमको? पद विचलन विधि से बनाना है ना। तो dx डैश कैसे निकालेंगे? dx बटे में i, ठीक है ना। i कितना है? 20, तो 20 से डिवाइड करते चले जाना है। -2 -1 0 1 2 3 हो गया। अगला जो हम लोग को निकालना है
वो निकालना है dx डैश का स्क्वायर। तो dx डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1 0 1 4 9। अगला जो निकालना है उसमें निकालना है f dx डैश। इसको रफ करें ना, नोट कर लियो, नोट कर लो। ठीक, तो dx डैश आपका स्क्वायर हो गया। अब निकालना हम लोग क्या, f इंटू dx डैश ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा f इंटू dx डैश। इस f का dx डैश में इंटू कर दो। तो 6 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 9 0 फिर 10 22 और 18 समेशन ऑफ f dx डैश। इसको सॉल्व ऐड करो, कितना है। अगला जो है समेशन है f इंटू dx डैश का स्क्वायर। यहां पर ना बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट ना, ध्यान रखना। इस f dx डैश का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो निकाले हैं ना इसका स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन गलत होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि dx डैश का स्क्वायर निकाल के उसमें f का गुणा करना है। आप समझ रहे हो ना कैसा है वो। ठीक है, मतलब ये जो dx डैश का स्क्वायर निकाले हैं उसमें f का गुणा करके होता है, ना कि इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है ना, तो बनाया जाएगा तो पूरा वाह 5 नंबर तो बनाया हूँ सॉलिड गया है ना। तो 6 गुणे 4 24। अब देखो इसका स्क्वायर करते तो कितना 144 आ जाता है। गलती आता है आंसर आएगा ना गलत। तो 9 गुणे 1 9 फिर 8 0 फिर 10 इंटू 1 10 44 ये हो जाएगा 54। कितना आया समेशन इसका, ऐड किए। ठीक है भाई, समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर। यहां से क्या होगा, प्लस में भी जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 18 2 20 40 40 10 50 है ना। और ऊपर में आ जाएगा 12 9 21। कितना बचा 50 में से 21 घटाओ 10 में से 9 4 में से 2 29 ना। ठीक है, इसको जोड़ो कितना है 141 141 आ गया यहाँ तक। चलिए अब फॉर्मूला में मान रख देते हैं। जो फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल टू क्या था आई मतलब 20 गुणे अंडर रूट समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर मतलब 141 अपॉन में समेशन ऑफ f यानी कि 50 माइनस f dx डैश 29 बटे में समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। यही है फॉर्मूला। सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 31 ना 31.54 ये हो जाएगा इसका क्या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन ना, मानक विचलन या एसडी। अब इसी में ना कभी कभी पूछ देता है वेरिएंस ना, विचलन या प्रसरण ना, ध्यान रखना। दूसरा मान लो पूछ देता प्रसरण, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएंस। तो वेरिएंस को क्या करते हैं, जो सिग्मा आया है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आया है 31.51 उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा बताओ 992.88 992.88। एक चीज और पूछता है प्रसरण गुणांक। ये भी क्वेश्चन पीएटी में पूछ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना। इसका फॉर्मूला होता है
जो सिग्मा है या एस डी अपॉन में मीन, अरिथमेटिक मीन इनटू में 100। एस डी कितना निकला था 31.51। एम हम लोग नहीं निकाले हैं, एम मतलब अरिथमेटिक मीन, तो एम भी निकाल सकते हैं, हम लोग के पास तो सारा चीज है ना। तो एम निकाल लेते हैं यहाँ पर। एम कितना आ जाएगा इसका, एम मतलब समांतर माध्य ना, फॉर्मूला लगा लो ये वाला, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश बटे में समेशन ऑफ एफ इनटू में आई। यहाँ भी पद विचलन वाला ही लगा देते हैं क्योंकि अलग से निकालने की जरूरत ना पड़े। कितना मिल जाएगा, ए मतलब 70 प्लस एफ डी एक्स डैश आया है 29 बटे में एफ लगेगा 50 और आई मतलब 20। हल करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो। 81 है, इसको हल करो कितना आ रहा है। ये हो गया समांतर माध्य और इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा प्रसरण गुणांक। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था ना, लेकिन पूछ सकता है आगे, है ना, इसको ध्यान रखना। कितना है 38.6 पूरे को सॉल्व किया, 100 को भी 38.6 है ना। ये हो गया क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या प्रसरण गुणांक। ठीक है, चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।